नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश का विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसके बाद कृतज्ञता ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और अपने संबोधन में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार का विज़न भी बताया और तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुद्दे उठाए कि किस तरीके से इतिहास को दबाया गया, जो भारत का गौरवशाली इतिहास था, और उज्जैन नगरी कितनी ऐतिहासिक है, कितनी धार्मिक है, कितनी पवित्र नगरी है और यहाँ से कितने बड़े शासक हुए, इसकी भी बात डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में रखी। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से टोका टोकी हुई और उन्होंने कहा कि जो बातें अभिभाषण में थीं वो पटल पर नहीं आई या सीएम ने अपने संबोधन में वो बातें नहीं रखीं। इसके अलावा मुद्दा अयोध्या का उठा, मुद्दा मथुरा का उठा, मुद्दा राम और कृष्ण का उठा और सीएम डॉक्टर यादव ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ गोलियां बरसी थीं कार सेवकों पर, राम भक्तों पर, वहाँ वहाँ उन पर फूल बरसाए जाएंगे। और इसके बाद जब विपक्ष की ओर से टोका टोकी हुई तो सीएम ने कहा कि यही वो लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। तो इसके अलावा कई और बातें कहीं। सीएम डॉक्टर यादव ने नई शिक्षा नीति को लेकर के अपनी बात रखी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं अभी तक चल रही हैं वो सब अनवरत रूप से चलती रहेंगी। तो कुछ खास झलकियां पहले आपको डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन की सुनवाते हैं और उस पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई वो भी सुनवाते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है आपके मामले में, राम मंदिर के मामले को कितने प्रकार से उलझाया गया, कितने प्रकार से लटकाया गया, ये आपकी सरकार थी और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर वही बनेगा। तो डंके की चोट राम मंदिर के मामले में सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राम भक्तों पे जहां जहां गोलियां चली थी बाउंड्री पर, जहां जहां पास के राज्य में जिनकी आपके पीछे से सपोर्ट थे, उन सरकारों को, हमारे लोगों को गोलियों से भूना गया था, कार सेवकों को अपमान किया गया था, हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी, मध्य प्रदेश सरकार, राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का। और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेगी। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर, अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे, हमको मालूम है सब चले, अब क्या दिक्कत है, भगवान राम के लिए हमको मालूम है। लेकिन राम कैसे हैं, आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम, हमारे राम कैसे हैं आप बताओ। कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते। राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अभी जय सिया राम आनंद में आ जाते हैं। आराम, सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है। कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लक्षित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में कौन मना कर रहा, बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां हमने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या है अभिभाषण, इसमें है अभिभाषण में कहा है महोदय। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले राम की बात करी तो इनने कोर्ट में शपथ पत्र दिया, अभी कृष्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लग गई। कृष्ण राम से क्यों नफरत है, पता नहीं क्या कारण है आपका।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके व्याख्यान। देखिए, हमको बड़ी उम्मीद थी कि ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण आया है और उसके ऊपर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पे चर्चा होना थी, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होना थी। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने जो अपना डिबेट में हिस्सा लिया, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाया। हमको लगा कि जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो हम लोगों को, मध्य प्रदेश की जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुद्दों से भटक गए। राज्यपाल जी के अभिभाषण को पूरा अनछुआ कर दिया उन्होंने। संकल्प पत्र पे जो मुद्दे डाले तो उनका भी कोई उल्लेख नहीं उन्होंने किया। पूरी तरह से वो और फालतू की बातें करके हमको मुद्दों से पूरी तरह से उनने वंचित कर दिया। तो ये विपक्ष की आपत्ति थी, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धारा प्रवाह जो संबोधन था वो भी हमने आपको सुनवा। और सबसे खास बात यही कि जिस तरह भगवान राम के लिए राम वनगमन पथ बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ठीक उसी तर्ज पर अब भगवान कृष्ण के जो यादें हैं या जो इतिहास में जिन स्थानों का उल्लेख है या पुराणों में कहना चाहिए, उन सभी स्थानों को जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप करेगी। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। नीलाभ जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में गीत धीर जी हैं, भाजपा की ओर से प्रवक्ता। आपका स्वागत है गीत धीर जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में। गीत जी, तो आज अभिभाषण से इतर भी सीएम डॉक्टर यादव ने बहुत अहम बातें कही, नई शिक्षा नीति हो या फिर धर्म का मुद्दा जो उठाया, भगवान राम और कृष्ण का मुद्दा उठाया, अयोध्या और मथुरा का जो मुद्दा उठाया, इसके हम क्या मायने निकालें गीत जी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उन्होंने बात शुरू करी भगवान श्री राम का उल्लेख करके। और जब हम बात श्री राम की करते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम उन्हें देखते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, उसका कहीं ना कहीं जब हम रूप देखते हैं तो भगवान श्री राम के बिना जो है वो पूरा नहीं हो सकता। और उसी पद चिन्ह पर वो चल रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका साधुवाद, पूरी मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो हमेशा से इन्हीं पद चिन्हों पे चलती रही, उसके लिए मैं ज्ञापित करता हूँ। देखिए, जहाँ तक कि कृष्ण जी की बात आई, राम भगवान की बात आई, इसके साथ में उन्होंने अपनी शिक्षा नीति और अन्य योजनाओं के ऊपर भी जो है प्रकाश डाला। देखिए, शिक्षा नीति में भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें क्या चीजें नई आई थी। जैसे कोई व्यक्ति जो है अगर वो पहले साल छोड़ता है पढ़ाई करके तो उसको जो है वो सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री, तीनों ऐसे इस तरीके से बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इन सब चीजों पे फोकस करने से मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं जो युवा है, शिक्षा नीति जिसके लिए बनाई गई थी, जिसके लिए हमारा देश प्रगति करे, इसको ध्यान में रखते हुए इसके जो है प्रारूप तैयार किए गए थे, उस पर अगर हम फोकस कर चल रहे हैं तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? भगवान श्री राम के बारे में अगर बात हो रही तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? ये हमेशा से जब चुनाव आते हैं, जब तो जनेऊ डाल के मंदिरों घूमते दिखते हैं, जब तो ये हनुमान भक्त बन जाते हैं। और ऐसे हनुमान भक्त बनते हैं इनके, खास करके जब राहुल जी की बात करें, जिन्हें कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम, लेकिन ये जनेऊधारी राम भक्त बन के निकलते हैं, हिंदुत्व का चोला पहन के निकलते हैं। और ये वही चोला है जो रावण ने पहना था, ये राम भगवान वाला चोला नहीं है। राम भगवान वाला चोला तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का यही चोला है। तो निश्चित रूप से भगवान और हिंदुत्व के विरोधी कांग्रेस वाले जब कोर्ट में जाके, इनके अभिषेक मनु सिंह भी, इनके बड़े बड़े नेता हलफनामा देख के आते हैं सोनिया गांधी जी के माध्यम से कि ये जो ठीक है, वो कब तक मुद्दा उठाएंगे आप? हो गया जो कोर्ट में होना था, बहुत पहले हो गई चीजें, सबको पता चल गई। गीजे, तो आप बार बार क्यों इस मुद्दे को उठा करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं? देखिए दीपेश जी, आज भी सदन में जो बात आई है माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, अब वो सारी समस्त जनता के हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से एक लांछन लगाने के लिए, संसद को कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए, हिंदुत्व का कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए इस प्रकार की जब भाषा शैली और इस राम का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर स्पष्टता तो देनी पड़ेगी ना, आप ही बताइए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं तो मानता हूं कि इतना घिनौना चेहरा इन्होंने नहीं रखना चाहिए और नहीं दिखाना चाहिए, जिससे जनता भी भयभीत हो जाए इस प्रकार का इनका आचरण देख के कि हिंदुत्व के विरोधी हो गए। हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और भगवान श्री राम की बात की गई है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम नई योजनाओं की बात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से। चलिए, मैं नीलाभ जी का कमेंट ले लेता हूँ। नीलाभ जी, अब देखिए क्या मैसेज गया कि आप सदन में आपकी पार्टी के विधायक जो अजय सिंह जी, उन्होंने आपत्ति ली कि भाई
सीएम साहब जबकि राम नाम और कृष्ण जी की बात चल रही थी, उन्होंने टोका टोकी कर दी कि भाई ये सब तो था ही नहीं अभिभाषण में, तो तुरंत सीएम ने फिर पलटवार के देखिए यही तो हम कहना चाहते हैं कि इनको राम नाम से आपत्ति। क्या कहेंगे नीलाभ जी? देखिए, राम भगवान पे शायद भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट कर लिया है। ये भगवान राम का उपयोग सिर्फ वोट संभालने के लिए करते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कमलनाथ जी की सरकार से हमने राम मन पर तो परशुराम जी जन्मस्थली, महाकाल लोग, इन सब के जीर्णोद्धार के, इनके निर्माण के पूरे प्रयास किए थे। जो कमलनाथ जी की माता जी योजनाएं भी थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फिर में ठेका ले रखा धर्म का। देखिए, आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होना चाहिए, उन विषयों पर भी चर्चा होना चाहिए। देखिए, राम पे चर्चा हो, कृष्ण पे चर्चा हो, निश्चित रूप से, लेकिन विषयों पे भी चर्चा होना चाहिए। हमें वो चर्चा भी होना चाहिए कि प्रदेश में 70% लोग गरीबी झेल रहे हैं। हमें वो चर्चा भी होना चाहिए कि इस प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 13 लाख महिलाएं पूरे देश से। जी नीलाभ जी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुद्दे की बात जिस पर जनता वोट देती है, जनता सरकार चुनती है, तो जनता जो अपेक्षा करती है, किसान अपेक्षा करता मेरा कर्ज माफ हो, किसान अपेक्षा करता मुझे यूरिया और खाद समय पर मिले, उसकी लाइन में लगकर मेरी मौत न हो, किसान अपेक्षा करता मुझे मेरी ओले पाले का मुआवजा मिले। अभी बुरहानपुर की घटना बता रहा हूँ, चुनाव के कुछ दिन 15-20 दिन पहले की बात है। लगभग 2000 किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा कि हम सामूहिक रूप से आत्महत्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो सिंचाई परियोजना शुरू करी उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। ये स्थिति गौशाला में गोवंश को 10 महीने से फंड नहीं मिला, गोए भूख से मर रही है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए 10 महीने से उन्हें पैसा नहीं मिला, विधवाओं की पेंशन बंद हो चुकी, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिलती जा रही है। अब आपने लाडली बहना का इवेंट बनाया, हमने सवाल किया लाडली बहना का इवेंट मतलब कानून बना दीजिए। लेकिन तेलंगाना में हमने जो गारंटी दी थी, हमने महिलाओं को 2500 रुपए देना का वादा किया था, हमने देना शुरू कर दिया। 500 में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया, किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ देना शुरू कर दिया, कृषि मजदूरों को 1200 देना शुरू कर दिया, स्टूडेंट को पैसा देना शुरू कर दिया। हम विषय पे बात करना चाहते हैं, आप विषय से भटकाना चाहते हैं। आप धर्म की बात, आप धर्म का ठेका आपने तो रखा है, राम का आपका कॉपीराइट है आपके ऊपर। हम भी धार्मिक है, मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, हिंदू, पाठ पूजा सब करता हूँ, लेकिन बात विषय पे करता हूँ। आज महिलाओं चाहती सुरक्षा, किसान चाहता है उसकी फसल का उचित मूल्य, उसे यूरिया मिले, खाद मिले, बीज मिले। स्टूडेंट चाहता है उसे पढ़ाई मिले। हम चाहते हैं अस्पताल बने, लोगों का इलाज सस्ता हो। आज 160% इलाज महंगा हो चुका। अब विषयों पे बात कीजिए ना, अब विषयों पे बात कीजिए। गीत जी, चलिए मैं जवाब लेता हूँ। गीत जी, तो कांग्रेस की ओर से यही आपत्ति आई सदन के भीतर भी बाहर भी कि भाई विषय पर बोला जाता, अभिभाषण में जो मुद्दे नहीं थे उन पर बात रखी गई। ठीक है, मैं नीलाभ जी ले रहा हूँ उनसे जवाब। तो गीत जी, ये वाकई जो मुद्दे उठा रहे हैं नीलाभ जी, उस पर क्या कहेंगे कि इन पर भी बात होनी चाहिए थी? जो समस्याएं हैं आम लोगों की, या जो पेंशन रुक गई, या जो पैसा नहीं मिल पा रहा, जो योजनाओं पर एक क्वेश्चन मार्क है कि चलेंगी नहीं चलेंगी, बंद तो नहीं हो जाएंगी, वो कह रहे भाई जैसे हमने कानून बना दिए वैसे आप कानून बना दीजिए। गीत जी जी दीपेश जी, सबसे पहले मैं क्रमशः कर देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं जो उल्लेख करना चाहूंगा, इन्होंने जो बात बोली है भगवान राम के कॉपीराइट की, ये कहीं से भी स्वीकार्यता पूर्वक नहीं है ये बात। देखिए, कॉपीराइट की बात ही नहीं, हम तो बोलते हैं सनातन धर्म के लोग हैं सारे लोग, उनका सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम पे कोई केक काटता है, बल्कि फोटो लगा के केक काटता है, उसको खा जाता है, ये कमलनाथ जी ने किया है। हम तो बोल रहे हैं हनुमान भक्त, तो किस प्रकार का आचरण है ये? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज ही बोला लाडली बहना बोला, अन्य योजनाओं का नाम लेकर बोला, उनके बारे में बोला कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि पहले से और उसको सरलीकरण पहले से और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। नई योजनाओं को कैसे लाएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। कर्ज माफी की जहां बात है, ओलावृष्टि की जो बात है, ऐसी कोई भी व्यक्ति को सामने ले आए कांग्रेस पार्टी में, नीलाभ जी को नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को, यानी कि मैं कमलनाथ से लेकर के और पूरे, मैं कमलनाथ जी भी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है, दिग्विजय सिंह जी भी पूर्व मुख्यमंत्री, आप उनसे जाइए पूछिए, एक भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का भी ला सकते हैं जिसको
किसी प्रकार से वंचित रखा गया हो। ओलावृष्टि या फिर कर्ज माफी साहब, ये आप छलावे देते थे, हमने नहीं दिया है, हमने तो कर्ज माफी पूरा कर दिया है। इसलिए तो आप अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस मैनिफेस्टो में लेके आई थी, बीजेपी तो नहीं लेके आई थी, क्योंकि बीजेपी तो कर चुकी थी कर्ज माफी, जो आप जिसका छलावा करके गए थे अतिथि शिक्षकों के साथ में। कांग्रेस ने छलावा किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया, डंडे चलवाए, किसानों के ऊपर जो थी गोलियां चलवाई। इनके राहुल जी, ये जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके इटालियन मम्मी के इटालियन बॉय ये जो आते हैं यहाँ पर, ये ऐसे लोगों के घर में जब लोग बोल रहे हैं हमारे घर में मत आओ, अरे किस रूप में जूतों की माला तक के इनके नेताओं को पहना के इनको बाहर किया गया है। इससे ज्यादा अपमान करने वाली बात और क्या हो सकती है। और अभी बहुत करारा जवाब दिया है जनता ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस के मुंह पे, अभी भी धरातल पे आई है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अभी भाषण में बहुत सारी बातें और भी हो सकती थी, या सरकार का विजन बताया जाता, लेकिन 2-4 मुद्दों को छोड़ के पूरी बात नहीं आ पाई, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, जो भाषण रहता है वो कोई एक पूरी चीजें डिस्क्लोज करने के लिए नहीं रहता। विधानसभा की अपनी गरिमा है, जो चीजें आनी चाहिए थी, जिन बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए थी, उसका प्रस्ताव पहले से दिया गया था। जब वो स्वीकृति मिल जाती है की गई, तो विधि विधान के हिसाब से जो चीजें वहाँ पे आनी चाहिए थी निश्चित रूप से आई। और कांग्रेस को अगर कोई आपत्ति थी तो बिल्कुल आके वहाँ पर बात रख सकते थे। बट अभिभाषण, देखिए, कांग्रेस को विरोध करने की आदत है, क्योंकि ये तो पहले से नहीं चाहते किसी भी प्रकार। ठीक है, मैं नीलाभ जी से आगे जवाब लूंगा, लेकिन एक रवि जी का कमेंट हम ले लेते हैं। रवि जी, तो देखिए, सीएम का उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है या कोई चर्चा होती है इस तरीके की। तो कैसा लगा? पहले तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन था इस तरीके का सीएम साहब का कि अभिभाषण पर उन्होंने अपनी बात रखी, और दूसरा जो मुद्दे उठाए, क्या मैसेज देने की कोशिश की है नई डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने? देखिए दीपेश जी, एक तो उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र है पार्टी का, वो हमारे लिए एक तरीके से गीता और पवित्र ग्रंथ की तरह है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि संकल्प पत्र में जो मोदी की गारंटी है वो पूरी होगी। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज के जो उनका भाषण था पूरा वो कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि लोकसभा के चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है। यानी हार्ड कोर हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो छाया रहेगा। और जहाँ तक देखिए, एक नई बात उन्होंने कही कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मध्य प्रदेश से नाता रहा है, तो आपको ध्यान होगा, देखिए उन्होंने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी। तो योजना का नाम भले ही नहीं लिया हो, इस मामले में भी नहीं लिया। आपको ध्यान होगा कि अभी 19 जून को इसी साल इंदौर में एक कार्यक्रम था, यादव समाज का सम्मेलन था, जिसमें प्रतिभाओं का सम्मान समारोह था। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, और उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे डॉक्टर मोहन यादव भी थे। आपको ध्यान होगा कि मंच से ही शिवराज सिंह ने ये घोषणा की थी कि भगवान कृष्ण के मध्य प्रदेश से जहाँ जहाँ संबंध रहा है, उन आश्रमों को, उन स्थानों को जो है विकसित किया जाएगा। और उन्होंने मंच से ही तब डॉक्टर मोहन यादव को ये भी कहा था कि आप वो सूची तैयार करिए। तो वही बात आज फिर एक बार सामने आ गई। तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो संदीपनी आश्रम जो उज्जैन का है, कहा जाता है कि 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण यहाँ वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। काफ़ी लंबे समय तक वो रहे, 1-1.25 साल। और उसके बाद, और दूसरा एक और मुझे याद आता है कि धार्मिक जो पुराणों में जो है उल्लेख, वो रतलाम में, कि रतलाम में उनकी ससुराल रही, यानी जो पटरानियाँ थी उनमें से एक जो है वो रतलाम से रही। तो 2 मामले तो मुझे भी याद है। अब कितने कृष्ण रासलीला से जुड़े स्थल यहाँ पे हैं, कितने विकसित होंगे, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उनका हाल राम वन गमन पथ की तरह ना हो, क्योंकि 2 दशक से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि राम वन गमन पथ तैयार हो रहा है। अब कब तक हो जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ये श्री कृष्ण के तीर्थ स्थल जो है वो विकसित करने वाला, वो भी कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए कि चुनाव के बाद नहीं। लेकिन अब डॉक्टर यादव की सरकार है, और यादवों के तो आराध्य हैं, उम्मीद यही की जानी चाहिए। तो इसलिए उम्मीद किया सकती है इस पर बहुत तेजी से काम होगा। लेकिन जो कांग्रेस की आपत्ति कि भाई अभिभाषण पर तो कुछ बोले नहीं और इतिहास बताते रहे, उमंग सिंगार ने कहा कि वो इतिहासकार हैं तो इतिहास बताते रहे। रवि जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि उन्होंने उज्जैन को लेकर काफ़ी कुछ कहा, और निश्चित तौर पर उनका जो पूरा भाषण है दीपेश जी, आप देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ भाजपा बढ़ रही है। और आप देखिए कि कल से 2 दिन की बैठक है, राष्ट्रीय बैठक है बीजेपी की, कल दिल्ली में। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं।
और कल जब वो 2 दिन की बैठक है उसमें तमाम राज्यों के इकाइयों के पदाधिकारी, जहाँ जहाँ भाजपा बड़ी की बैठक सरकार है वहाँ के सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम जो नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो 2 दिन जो मंथन रहने वाला, तो जिस तरीके का देखिए अभी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की स्थापना है, वो पूरा चलना है। फिर उसके बाद फरवरी में भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है कि निरंतर ये यानी इसी टेम्पो लाइन बना पर ये पूरा रहेगा। माहौल और रहना इसी है। बीच फिर जब मार्च एंड में आचार संहिता लागू हो जाती है तो फिर स्वाभाविक है, आप मान लीजिए के चलिए कि 3-4 महीने जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश का माहौल एकदम धार्मिक रहने वाला। नीलाभ जी, तो देखिए ये है माहौल। अभी तो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उस पर तो काम चलता रहता है, होते हैं चीज़ें, लूप होल्स आते हैं, फिर कमियां दिखती हैं, लेकिन उस पर फिर सरकार अपना काम करती है। लेकिन ये जो एक मुद्दा उनने उठाया नया कि अब कृष्ण जी वाले भी हम जो स्थान है उसको भी हम तीर्थ स्थान के रूप में डेवलप करेंगे। फिर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विक्रमादित्य के इतिहास को गायब कर दिया गया, उनको भी काल्पनिक बताया गया। उन्हें जबकि पूरी व्याख्या रखी कि भाई क्या थे विक्रमादित्य, कौन थे भरथरी, कितना बड़ा इतिहास है इनका। तो इस तरीके से निशाना भी साधा उनने, मतलब कह दिया कि धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, इतिहास, इसके इर्द गिर्द रहेगी पूरी सरकार। नीलाभ जी, प्रदेश में 18 सालों से आपकी सरकार, आप इन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करना चाहते, नवीनीकरण करना चाहते, विकास करना चाहते, कर चुके होते। आपने महाकाल लोक के उसमें भारी भ्रष्टाचार कर दिया, जो कि कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना थी। आपने उस योजना का में भी भ्रष्टाचार कर दिया। आपके इच्छा शक्ति होती थी, पिछले 18 सालों से आपकी सरकार थी। आप में सोचिए चुनाव के समय क्यों याद आती। हम स्वागत करते हैं, आप धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करते हैं, नवीनीकरण करते हैं, उनका विकास करते हैं, खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन आप सिर्फ चुनाव में ही किस भाषा इस्तेमाल करते हैं। बाकी 18 साल से आपकी सरकार थी, तक क्यों नहीं किया। और आप विषयों पे बात करना क्यों नहीं चाहते। आप विषयों पे बात करना क्यों नहीं चाहते। हम बात करते हैं किसानों की, बात करना चाहते हो, बात करना नहीं चाहते। आप कहते हैं मोदी की गारंटी। आप ये बताओ, मोदी ने गारंटी दी थी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की। मोदी ने तो ये भी गारंटी थी कि 1 के बदले 10 नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना संकल्प पत्र। देखिए अभी जो वर्तमान की बात, नीलाभ जी, अभी संकल्प पत्र आप पढ़िए, सुनिए मेरी बात, संकल्प पत्र आप पढ़िए और वो कह रहे हैं संकल्प पत्र हमारे लिए अब गीता के समान है। देखिए नई बात होगी तो फिर नई बात ही करना पड़ेगी। पुराना क्या हुआ, किसने क्या बोला। अब गरीबी तो 1980 से हट रही है, को हट गई क्या गरीबी। जैसे हमने तेलंगाना में हमारा जो गारंटी थी हमने शुरू कर दी। आप कब शुरू करेंगे। हमने लाडली बहना इसमें बात करी, आप जवाब देना क्यों नहीं चाहते। लाडली बहना का शिवराज जी ने इवेंट बनाया था, सब योजनाएं बंद करके लाडली बहना फोकस किया था। फिर उनने श्रेय मिल गया कि लाडली बहना ने कांटा निकाल दिया, चुनाव जिता दिया। शिवराज जी स्वयं आहत होते लाडली बहनों के साथ अश्रु बहाते हुए मिले कि मैं योजना बंद नहीं होने दूंगा। शिवराज जी का दक्षिण की तरफ एक विकास यात्रा का इवेंट में उनको प्रभारी बना के वहां से हटा दिया गया। तो मतलब आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। आप इसका कानून बनाइए ना। आपने जो भी कहा है, संकल्प दिया, संकल्प में सब पूरे कीजिए। हमने किए तेलंगाना में, हमने किए हिमाचल में, हमने किए कर्नाटका में, आपने कीजिए। हम विषय पे बात करना चाहते हैं, आप विषयांतर करते हैं। चले गीत जी, तो देखिए केवल गीता मानने से संकल्प पत्र को बात नहीं बनेगी। जैसे भाई तेलंगाना को बार बार उदाहरण दे रहे, वहां पर शपथ वाले दिन ही सीएम रेवन्ना ने जो है 5 जो उनके वचन थे उनको पूरा कर दिया, साइन कर दिए। इस तरह का यहाँ भी कुछ होता तो बात वजन आ जाता थोड़ा सा बात में। गीत जी जी बोलिए। रिपीट करेंगे। बात यही कि जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि भाई जैसे हमने, हमारी सरकार ने तेलंगाना में जो हमारे वचन थे उन पर मुहर लगाई, साइन हुए, उसी दिन कानून बन गए तमाम। ऐसे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है कि बात में थोड़ा वजन आ जाए। उनको शक है कि लाडली बहना योजना के साथ क्या होगा, या फिर वो कह जी इन्होंने किसी भी स्टेट में कुछ नहीं किया, छलावा किया है। देखिए इन्होंने राजस्थान में भी ये वाली बात बोली थी। राजस्थान में इनकी सरकार क्यों नहीं आई, क्योंकि जनता को भरोसा नहीं था। कर्नाटका में और हिमाचल की जब बात करते हैं तो इन्होंने बिजली की बात करी और अन्य योजनाओं की बात करी, लेकिन हुआ क्या, कुल मिला के छलावा और छलावा। बल्कि बिजली कम होना तो दूर, लाडली बहना की बात वहाँ शुरू करनी तो दूर, बल्कि इन्होंने बिजली के रेट और बढ़ा दिए। जहाँ तक कि इन्होंने बात करी रोजगार की, तो रोजगार में 45,000 युवाओं को जो है रोजगार मिल चुका है। और डेटा, ये जो बात अभी मैं इस साल की बता रहा हूँ आपको, इस वर्ष की केवल मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अन्य योजनाओं की बात करेंगे, प्रधानमंत्री अगर आवास योजना की बात करेंगे तो उसके भी लगभग 45,000 से ऊपर हितग्राही हैं देश में। तो देखिए हमारी जो भी योजना, तो हमने अपने संकल्प नहीं, वो कह रहे संकल्प पत्र को गीता कहने भर से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल कब होगा।
जी दीपेश जी, संकल्प पत्र में हमारी ये सारी चीजें थी। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, जो कि अपराध के मामले में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में नंबर 1 हो गया था अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश। ये कहीं ना कहीं वो आंकड़े क्यों नहीं बताते? अच्छा, मध्य प्रदेश में उन्होंने ट्रांसफर उद्योग के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक नई नीति बना डाली थी, जिसमें रौतेलपुरी माननीय कमलनाथ जी के सगे भांजे जो मोजर बियर चलाते थे, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए भोपाल से पकड़ा है, प्लैटिनम प्लाजा के उनके निवास से। उस पे क्यों नहीं बोलते ये? तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है वो जनहितैषी है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और हम जो कहते हैं कर कर दिखाते हैं, चाहे हम खेती किसानी और जो है किसानों के लिए हम लाभ का धंधा बनाने की कृषि जगत में एक बात जो करते हैं वो हमने कर कर दिखा। तो संकल्प पत्र में हमारा प्रत्येक वचन जो है उसको हमने पूर्ण किया है, तभी तो जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। नहीं, अभी पूरा करना है अभी तो, क्योंकि संकल्प तो लिए हैं ना अभी तो शुरुआत है, हम तो ये मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमने पूरा करने के लिए उसको अग्रसर तो हैं हम। काम तो हमारा दिख रहा है, हमारी योजना है वो धरातल पे तो है, हमारा लाभ नहीं। वो कांग्रेस जैसा तो नहीं आप कहेंगे कि 5 साल के लिए बनी थी सरकार, हम धीरे धीरे करेंगे। वो तो कह रहे भाई आज आप कानून बना दीजिए, 3000 देंगे। हाँ नहीं, लेकिन देखिए ना, राजीव गांधी तो इनकी पार्टी से आते थे, उन्होंने बोला था अगर मैं यहाँ से जो है 100 रुपए डालता हूँ तो 90 रुपए बीच में खा लिए जाते हैं। तो सिर्फ वहां पर आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसा बिचौलिए वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर यहाँ पर 1 रुपया भी चलता है तो पूरा 1 रुपया हितग्राही के खाते में आता है, जिसके ऊपर ये मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पर जो है वो डिजिटल इंडिया का जो शेयर है वो बिल्ली बन गया है। तो ये कांग्रेस जो है गंदी और छिछोरी राजनीति करती है, जो उस तरीके से मर्यादा। जी, लास्ट कमेंट आपका भाई। वो कह रहे थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब संकल्प पूरे होंगे। नीलाभ जी, नीलाभ जी से संपर्क टूट गया, आप जल्दी से जुड़े। कमेंट हम, हाँ नीलाभ जी, हाँ बोलिए बोलिए नीलाभ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। चलिए, तो उनसे संपर्क टूट गया है। रवि जी तब, हाँ नीलाभ जी आप सुन पा रहे हैं? दोबारा लगाइए जल्दी से। तब तक रवि जी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद ठीक है, ये तो एक माहौल रहेगा, लेकिन कांग्रेस नजर रखे हुए, पैनी नजर रखे हुए, और नीलाभ जी जो कह रहे हैं कि ये मुद्दे थे, इन पर भी बात होना चाहिए। और फिर बाहर आकर के जिस तरह से रिएक्शन आए उमंग सिंघार के भी, बाला बच्चन के भी, तो क्या लग रहा है, मतलब सरकार पर प्रेशर तो बनाएगा विपक्ष? देखिए दीपेश जी, ये तो स्पष्ट है कि भाजपा जो है अपने एजेंडे के मुताबिक काम करती है, और आप जो भी उसके मुताबिक ही देखिए, आप चाहे भले ही प्रदेश के धार्मिक स्थलों का आप रिनोवेशन है, उनको संवारने का काम है, उस दिशा में काम हुआ है। और मैंने कहा ना कि देखिए जो एजेंडा आज चलिए ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही, लेकिन इससे 4 महीने पहले देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही, मतलब वो पाइपलाइन में था। तो ये एजेंडा इनका सेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम भी उसी हिसाब से होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, नीलाभ जी जुड़ गए जल्दी से। एक छोटा सा कमेंट नीलाभ जी, वो कह रहे थोड़ा धैर्य रखिए, सारे संकल्प पूरे होंगे।